मानते हैं या नहीं मानते हैं, समीर उपाध्याय जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर उपाध्याय जी, मेरा चूंकि ये कहना था, हालांकि फिर अभी भी कहा जा रहा है, चूंकि दो लोगों से जब मैंने बात की उनका भी कहना है कि नहीं, ग्रहण काल में आप परहेज करें और ग्रहण काल में जितना हो सके बचाव करें। लेकिन वो बचाव करने वाली बात एक तरफ है, मेरा सवाल अब भी वहाँ बरकरार है कि क्या इस ग्रहण काल में बचाव तो इसलिए करते हैं ना क्योंकि हमें लगता है कि नहीं, वो ग्रहण काल जो है वो ठीक नहीं होता और हमारी परंपराएं, हमारी मान्यताएं, हमारे वेद, हमारे ज्योतिष ज्ञान, विज्ञान जो भी है वो सब कहते हैं कि इस दौरान आपको बहुत सारी चीज़ों से बचना चाहिए, सारे काम अवॉइड करने चाहिए। तो क्या इसका सिर्फ नकारात्मक ही असर होता है या कुछ पॉजिटिव भी इस ग्रहण में होता है? क्योंकि हम बार बार जब कहते हैं ना कि 10 साल के बाद या 20 साल के बाद या 100 साल के बाद बना है ऐसा दुर्लभ संयोग, तो लगता है कि अगर दुर्लभ संयोग है तो उसका कुछ पॉजिटिव भी इंपैक्ट पड़ना चाहिए। क्या कुछ होता है ग्रहण का कुछ सकारात्मक असर? बिल्कुल, किसी भी खगोलीय घटना या किसी भी घटना का, किसी भी बात का कम से कम दो पहलू तो होगा ही, नकारात्मक और सकारात्मक। अक्सर ये देखने को मिला है, पीछे जो ऐतिहासिक तथ्य है कि देखिए, ये सार्वजनिक रूप के चीजों पे ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो किसी कंपनी को हेड कर रहे हैं, किसी संस्था को हेड करते हैं, उनका एक एक निर्णय कई लोगों पे भारी पड़ सकता है, कई लोगों के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। तो ये ऐसा है कि सब इंडिविजुअल व्यक्ति की कुंडली अपनी अलग अलग होती है, सबका लग्न, सबकी राशि, सबका नक्षत्र अलग होता है, जिसे जन्म कुंडली कहते हैं। तो किस पे ज्यादा असर, किस पे कम पड़ेगा, वो तो आपकी कुंडली से इंडिविजुअल पता चलेगा। लेकिन जब ग्रहण की बात आती है तो इसमें सकारात्मक नकारात्मक में सकारात्मक बात करेंगे तो ये मैंने कहा, मैं कैटलिस्ट का काम करता है, उत्प्रेरक का। तो आपकी मनसा जैसी रहेगी, जैसे विज्ञान से जुड़े लोगों के लिए ये अनुसंधान वाले क्षेत्र में, अभियांत्रिकी के क्षेत्र में हमेशा कुछ नए खोज लाके देता है। अगले 2 महीने में देखें कुछ नई जानकारी, कुछ नई दवाएं, कुछ नया जिसको टेक्नोलॉजी बोले, वो सब सामने आएगा। इसके साथ खेल से जुड़े जो लोग होते हैं, खिलाड़ी लोग जो हैं, उनके लिए बहुत कुछ नए कीर्तिमान बनते हैं। इसकी ठीक बात देखने में बना है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। तो उन राशि वालों के लिए जिनके लिए शुभप्रद है, वो खेल रहे होंगे, उनकी कैप्टनशिप में टीम खेल रही होगी, उनका महत्व जो है बहुत बढ़ेगा और वो दिखाता है कि कोई बड़ी उपलब्धि उनके हाथ लगती है, उन लोगों को कुछ नए कीर्तिमान बनते हैं। तो ऐसे मामले जहां पे वीरता की बात है, जहां अनुसंधान की बात है, जहां पे कुछ बड़े पैमाने पे कुछ बहुत बढ़िया निकल के आने के लिए, जिससे समाज का भला होता, ऐसा हम लोग अक्सर देखते हैं कि इसके बाद निकलता है। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू भी है। बीमारियों की बात करें, संक्रामक बीमारियों की बात करें, मानसिक उद्वेग की बात करें, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, राजनीति अपने निम्नतम स्तर पे आ जाती है। ये जो देख रहे हैं, हाँ, भ्रष्टाचारी लोगों के लिए ये ग्रहण हमेशा दुखकर होता है। जो अशुभ प्रवृत्ति के लोग हैं ज्यादातर, जिनकी राशियां खास करके इनमें से होंगी, जिनकी अभी ग्रहण में बेहतर नहीं, तो आगामी दिनों में दिखेगा कि उनका भ्रष्टाचार का पोल खुलेगा। तो देश के संदर्भ में भी, देश की जो कुंडली बनती है, अपनी देश की भी आजादी के साथ कुंडली बनी। बहुत लोगों को नहीं पता होगा कि भारत की जो आजादी ली गई है, दी नहीं गई, ली गई, रात को मांगी गई थी, ज्योतिषीय कारणों से मानी गई थी। मुहूर्त के कारण रात को, मध्य रात्रि को 14/15 अगस्त को आजादी मांगी गई थी। ठीक है, तो ऐसे में ज्योतिष का तो योगदान वहीं से शुरू हो जाता है देश के संदर्भ में। तो भारत की जो कुंडली बनी है वृषभ लग्न और कर्क राशि के, कर्क राशि के लिए भी शनि की अड़ैया भी लग रही, तो ध्यान देना होगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि इसका इम्पैक्ट जो आज ही नहीं, इसका इम्पैक्ट आगे भी रहेगा। ये अक्सर देखने को, मेरे पिछले 30 वर्षों के ज्योतिषीय अध्ययन में मैंने पाया है कि आगे आने वाले जो दिन होंगे, दोनों को मिला दे, 2 ग्रहण को, आज और 8 तारीख को चंद्र ग्रहण है, तो इसका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा उन लोगों को ध्यान रखना है जो लोग नीति निर्धारक लोग हैं, जो डिजास्टर मैनेजमेंट से जुड़े लोग, उनको ज्यादा सतर्क, और आम जनता को भी अपने आसपास अवेयर रहना है, शांति बनाए रखने, किसी की बातों पे नहीं जाना है। देखिए, संचार माध्यम से जुड़े लोगों के लिए परेशान करेगा, फिल्म लाइन के लोगों को डिस्टर्ब करेगा, क्योंकि तुला राशि में लग रहा है। तो अभी जैसे आज व्यवस्था दिखी ना आपको कि इंटरनेट बाधित हुआ, आगे आने वाले दिनों ब्लैकआउट टाइप की चीज भी देखने को मिलेगी अगले दिसंबर 30 के पहले पहले, कि यातायात की समस्या दिखेगी। कहीं पे जो सामान्य प्रदर्शन था उग्र प्रदर्शन में बदल जाएगा, हिंसात्मक प्रदर्शन बदल सकता है। तो हर व्यक्ति को चाहिए कि आने वाले समय में थोड़ा सतर्क रहे, अपना एक होता, जो कहते हैं ना, देश का नागरिक होने का जो कर्तव्य है, वो पहले आपको निभाना है। हर राशि का इम्पैक्ट अलग अलग होगा और हर की कुंडली में इसका इम्पैक्ट अलग है, इंटेंसिटी अलग अलग होगी, वो कुंडली से पता चलता है। लेकिन देश के संदर्भ में कहा जा सकता है कि आगे आने वाले दिनों में प्राकृतिक आपदा की बात करें, यानी अशुभ घटनाएं तो हो ही सकती हैं, बीमारियों का, संक्रामक बीमारियों का प्रकोप हो सकता है, लेकिन साथ ही साथ कुछ उपलब्धियां भी होंगी। यानी ये जो लोग एक ग्रहण को हमेशा नेगेटिव मानकर ही चलते हैं, तो वो सबके लिए इंडिविजुअली वो वेरी करता है सबके ऊपर।
एक्चुअली एक्चुअली वेरी गुड। कुंडली से पता चलता है कि आपको कितना नुकसान, आपकी दशा, अंतरदशा, प्रत्यांतर दशा क्या, उससे इस ग्रहण का क्या इम्पैक्ट है, वो एक कैटलिस्ट का काम करता है। अगर अच्छा समय चल रहा है आपको तो 3 गुना अधिक अच्छा दिलाएगा। अगर आपके खराब सब चल, जैसे मान लीजिए जिनकी कुंडली में ग्रहण योग है, चंद्रमा शनि पहले से साथ है, चंद्रमा राहु साथ में, चंद्रमा केतु साथ में, जिनकी राहु की दशा चल रही है, जिनके केतु की दशा चल रही है, जिनकी सूर्य की महादशा चल रही है, उन लोगों के लिए चाहे दशा हो चाहे अंतरदशा प्रत्यांतर, उनको थोड़ा सतर्क होना पड़ता है तब। जबकि उनकी कुंडली में ये ग्रह 3 ग्रुप में बटे होते हैं, शुभ, अशुभ, तटस्थ। तो जब अशुभ है, ऐसे में ग्रहण लगा है, तो आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। जब शुभ है तो उसका इंपैक्ट आपके लिए न्यूट्रल होगा, सिंपल सी बात है। तो ऐसे में ये डरने वाली बात नहीं है। मैंने फिर से कहा कि विज्ञान और ज्योतिष शास्त्रों एक साथ मिलकर काम करना होगा। देखिए, करोड़ों का प्रोजेक्ट होता है जब आप एक अंतरिक्ष अभियान पे जाते हैं, छोड़ते हैं, तो उसमें अगर मुहूर्त देख के छोड़ा जाए तो करोड़ों रुपए की बचत हो सकती है, उसकी सफलता का गारंटी बढ़ सकता है। तो अगर पहले भी करते थे लोग, अभी भी लोग कर रहे हैं, पढ़े लिखे लोग विज्ञान के क्षेत्र में भी आए, वो लोग भी मुहूर्त वगैरह देख के सब काम कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें, बहुत सारा ऐसा फील्ड है जहां पे विज्ञान, देखिए पहली बात की विज्ञान ज्योतिष से आया है, वेदों से आया है। देखिए हमारे 4 वेद और 18 पुराण, यही मूल स्रोत है ज्योतिष शास्त्र का भी और विज्ञान का भी। इनमें से जो साइंटिफिक फैक्ट्स वेरीफाई हुए वो लगभग 500 साल पहले मॉडर्न साइंस का जन्म हुआ है। पर हमारे शास्त्रों को देखेंगे तो 4000 से 4500 से पीछे की कहानी है ये। तो ये जानकारी, सारी जानकारी विज्ञान को जो आधारभूत जानकारी मिली है वेदों और पुराणों से मिली, तो आप नकार नहीं सकते। और शास्त्रों में लिखा है कि वेद के 6 अंग हैं, शिक्षा, छंद, कल्प, निरुक्त, व्याकरण और ज्योतिष। इसमें ज्योतिष को वेदों का नेत्र माना गया। क्यों? क्योंकि एकमात्र ज्योतिष ऐसा शास्त्र है जो पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर को देख सकता है। तो जब ऐसी विधा आपके पास मौजूद है तो क्यों नहीं विज्ञान इसका इस्तेमाल करती है। मैं फिर से कहूंगा कि वैज्ञानिकों को, हालांकि अब बहुत चेंज आया है, बहुत साइंटिस्ट लोग भी इसमें आए, वो लोग ज्योतिष का काम कर रहे हैं और अनुसंधान कर रहे हैं, अनुसंधान चल रहा है। ऐसा नहीं कि रुका हुआ, दुनिया चल रही है और सब ये साथ साथ हो रहा है। धीरे धीरे लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं कि नहीं, ये बात तथ्य है, इसको ध्यान में रखा जाना चाहिए। दोनों मिलकर जब काम करेंगे ना तो रिजल्ट डेफिनेटली बहुत सटीक होगा, बहुत बेहतर होगा, और उससे आम जनता का ही, देशवासियों का, बल्कि पृथ्वीवासियों को इसका फायदा मिलेगा। ये मेरा मानना है, व्यक्तिगत मानना है, इसकी जरूरत है और वो हो रहा है। धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग बढ़ रहे हैं कि लोग इसको कर रहे हैं। क्योंकि पहले बहुत सारी बातें थी, जैसे क्या होता था, एक जमाना था जब ज्योतिष को ना, या इस ज्योतिष कर्म को करने वाले लोगों को पीछे कैपिटलिस्ट बोला जाता था। बोला जाता था कि भाई पैसे का खेल है, इसमें पैसा उगाही किया जाता और कुछ नहीं, इसमें शास्त्र की बात नहीं है। ऐसी बात नहीं, ये शास्त्र तो ऐसा है कि आपको साइंस, मॉडर्न साइंस को पैदा किया है। आप पता कीजिए कि जो ग्रहों की दूरी, ग्रहों के गणित की जो बात है, उसकी गति की बात है, वो जानकारी मिली कहां से साइंस को? वेदों से मिली, वेद के गणित से मिली। नहीं, और बहुत सारी जो दूरी थी विज्ञान में और हमारी पौराणिक मान्यताओं में या वेदों में या ज्योतिष में, वो दूरियां घटी भी हैं। अब काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ों में तालमेल दिखता भी है। लेकिन हाँ, और कुछ बेहतर करने की ज़रूरत है ताकि हमारे इस ज्योतिष को लेकर जो प्रश्न चिन्ह लगाए जाते हैं या प्रश्न खड़े किए जाते हैं, और मैं फिर कहूँगा कि ये तथाकथित इंटेलेक्चुअल लोग जो कहते हैं कि नहीं, इसको मानना ही नहीं चाहिए, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। क्योंकि विज्ञान से ये पूरी तरह से कनेक्टेड है, इसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से तमाम जो हमारे दर्शक हैं उनको बताने के लिए इसके बारे में। और रजनीश, कामरान, आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ।